राखी अपनी माँ कावेरी और भाई संजय के साथ रहती थी। राखी को मोमोज खाना बहुत पसंद था। एक दिन देर रात कावेरी और उसका बेटा संजय कमरे में आपस में बात कर रहे होते हैं। माँ, मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। जब से ऑफिस चालू हुआ है ना, तो कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला है। बेटा, बात तो तू सही कह रहा है। बता तू क्या खाना चाहता है, मैं वही बना दूंगी। आप जो भी बना दोगी मैं उसे खा लूंगा। आपके हाथ का मुझे सब पसंद है माँ। फिर भी तू अपने हिसाब से बता कि तेरा क्या खाने का मन कर रहा है। अपनी माँ कावेरी और भाई संजय की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी होकर राखी सुन रही होती है। उनकी बात सुनकर उससे रहा नहीं जाता और वो कमरे के अंदर जाकर तुरंत से बोलती है। माँ, आप लोग अपनी पसंद छोड़िए, मेरी पसंद के मोमोज बना लीजिए, तीखी चटनी के साथ। गरम गरम मोमोज खा के तो दिल खुश हो जाएगा। मुझे पता था अगर बात तेरी पसंद की आएगी तो तू मोमोज का ही नाम लेगी। क्या करूँ भैया, आप तो जानते ही है ना कि मुझे बचपन से ही मोमोज खाना कितना पसंद है। उसके आगे मुझे हर चीज फीकी लगती है, और वो भी आपके हाथों के, वो तो फिर मजा ही आ जाएगा। तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? इतने टाइम बाद तो मुझे ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी मिली है, उसमें भी अपनी पसंद का खाना खाने की जगह तेरे पसंद की चीज बनाऊं और खाऊं। प्लीज भैया, मेरी बात मान लीजिए ना, मुझे आपके हाथों का मोमोज खाना है, प्लीज बना दीजिए। राखी, तू भैया को परेशान मत कर, मैं तेरे लिए मोमोज बना दूंगी। मुझे आपके हाथ का नहीं खाना, मुझे तो भैया के हाथ के ही मोमोज खाने हैं, वरना मैं कुछ नहीं खाने वाली। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए मोमोज बना दूंगा, लेकिन त्योहार पर अपनी मोमोज खाने वाली आदत छोड़ दे। ये आदत अच्छी नहीं है। एक दिन संजय अपनी बहन के लिए मोमोज बनाने के लिए रसोई में जाता है और कुछ देर बाद उसके लिए मोमोज बनाकर हॉल में लेकर आता है और उसे देते हुए बोलता है। लो महारानी, खाओ अपने मोमोज और छुट्टी दो। मैं तो कुछ अच्छा खाने को बोलकर ही फंस गया। ना बोलता तो इतने घंटे रसोई में खड़ा ना होना पड़ता। भाई, आप तो मोमोज खिलाने से पहले ताने ही मार रहे हो। ताने नहीं मार रहा हूँ, बल्कि तुझे बता रहा हूँ कि अच्छा खाने का मन मेरा था और खाने के लिए तू बैठ गई। कोई बात नहीं बेटा, तू बैठकर थोड़ा आराम कर ले, मैं तेरे लिए भी कुछ बना देती हूँ। रहने दो माँ, कोई बात नहीं। मेरा कुछ खाने का मन भी नहीं है। फिर कभी आप मेरे लिए कुछ बना देना। अभी मुझे ऑफिस का बहुत काम है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। संजय इतना कहकर अपने रूम में चला जाता है, जहां वो देखता है कि उसके बेड पर एक पैकेट रखा हुआ है। वो जैसे ही उस पैकेट को खोलता है तो उसमें उसे अपनी पसंद की दही बल्ले और कचौड़ियाँ देखकर हैरान हो जाता है और अपने आप से बोलता है। ये खाने का सामान यहाँ कौन रख गया? क्या हुआ भैया, अपनी पसंद की खाने की चीजें देखकर हैरान क्यों हो गए? हाँ, क्योंकि मुझे ये लगता है ये सारा सामान गोपाल हलवाई के यहाँ से आया हुआ है, और उसकी दुकान तो यहाँ से बहुत दूर है। इतनी दूर जाकर ये सामान लाया कौन है? भैया, ये सारा सामान मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। आपने कहा था ना कि आपको कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, तो मुझे लगा क्यों ना आपके लिए जो आपको पसंद है वो लेकर आऊं, जैसे कचौड़ी, दही भल्ले। लेकिन तू ये सब कब लेके आई? ये दुकान तो यहाँ से काफी दूर है। तू गई कब? पूरे दिन तो तू घर में थी। भैया, जब आप मेरे लिए मेरी पसंद के मोमोज बना सकते हो, तो क्या मैं आपकी पसंद की चीजें नहीं ला सकती? जब आप मोमोज बनाने में बिजी थे तभी मैं गई थी लाने। तू भी सच में पागल है। चलो, इसी बहाने तू बाहर तो निकली, आलसी कहीं की। अपने भाई की बात सुनकर राखी हंसने लगती है। उसके बाद दोनों भाई बहन एक साथ बैठकर अपने अपने पसंद की चीजें खाते हैं। दिन बीते, लेकिन राखी का त्योहारों पर मोमोज खाना कम नहीं होता। एक दिन वह अपने परिवार वालों के साथ अपनी मौसी कंचन के घर जाती है, जहाँ पर कंचन ने उसके खाने के लिए काफी अच्छी अच्छी चीजें बनाई होती हैं। लेकिन उसके बाद भी राखी जैसे ही अपने सामने इतनी सब चीजें खाने के लिए देखती है और उसे वहाँ पर मोमोज नहीं मिलते, तभी वो बोलती है। मौसी जी, आपने इंतजाम तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन फिर भी आपके खाने में एक भी चीज मेरी पसंद की नहीं है। क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने तो खाने में इतनी सारी चीजें बनवाई हैं, फिर भी तुम्हें कुछ पसंद क्यों नहीं आ रहा? मौसी जी, आप तो जानती हैं ना मुझे मोमोज खाना कितना पसंद है, और फेस्टिवल के टाइम में मोमोज छोड़ दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आपने तो वो बनवाया ही नहीं। राखी, तेरी त्योहार पे मोमोज खाने वाली आदत अभी है ही,
अब तो मोमोज खाना छोड़ दे। अब कल को तू ससुराल जाएगी और तू त्योहार में मोमोज लेकर बैठ जाएगी खाने को, तो तेरे ससुराल वाले क्या बोलेंगे? वो तो तुझे सामान के साथ अपने मायके भेज देंगे। मौसी जी, आप उनकी चिंता मत करिए। अपने ससुराल वालों को मैं खुद संभाल लूंगी। वो लोग खुद मेरे साथ बैठकर मोमोज खाएंगे। आप अभी का बताइए, आप मेरे लिए मोमोज मंगवाओगे या नहीं? राखी, रात के 10 बज रहे हैं। अब मैं इस टाइम तेरे लिए मोमोज कहाँ से लेकर आऊँ? अभी जो बनाए वो तू खा ले। मैं सुबह तेरे लिए मोमोज मंगवा दूंगी। नहीं मौसी जी, मैं नहीं खाऊंगी। मुझे तो सिर्फ मोमोज ही खाने हैं, वरना मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। राखी, हर जगह अपनी मनमानी करना ठीक नहीं है। ये मत भूलो कि ये हमारा घर नहीं है, किसी और का है। जो मिले चुपचाप खा लो बस। संजय सही बोल रहा है, इतनी मनमानी करना ठीक नहीं है। बेचारी तुम्हारी मौसी ने कितने प्यार से तुम्हारे लिए इतना कुछ बनाया है, और अगर तुम नहीं खाओगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा ना। मैंने आप लोगों से कहा ना कि मुझे त्योहार पर मोमोज के अलावा कुछ नहीं अच्छा लगता। मुझे सिर्फ और सिर्फ मोमोज चाहिए, वरना मुझे भूख ही नहीं है। राखी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और समय के साथ राखी की त्योहार पर मोमोज खाने वाली आदत कम होने की जगह और बढ़ती जाती है। कुछ समय और बीतता है और समय के साथ साथ उसकी शादी एक कार्तिक नाम के लड़के से हो जाती है। लेकिन शादी के बाद भी उसका यही हाल था। जब भी उसके घर में कोई भी त्योहार पड़ता तो वह मोमोज के सिवा कुछ और नहीं बनाती। एक दिन उसकी सास सरला उससे परेशान होकर बोलती है, बहू, तू जब से इस घर में आई है तब से त्योहार पर हमने कुछ अच्छा नहीं खाया। तू हमेशा मोमोज बनाकर बैठ जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तेरी माँ ने तुझे मोमोज के अलावा कुछ और बनाना सिखाया भी है या नहीं? माँ जी, आपको जो बोलना है वो आप बोल सकती हैं मुझे, लेकिन मेरे घर वालों के बारे में कुछ मत बोलना। मुझे सब कुछ आता है। बहू, अगर तुझे सब कुछ बनाना आता है तो उसे बना भी लिया कर। आज के बाद जब भी घर में त्योहार पड़ेगा तो तू मोमोज छोड़कर बाकी सब चीजें बनाएगी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो अपना सामान पैक करियो और अपने मायके चली जाइयो। यहाँ रहकर हमारे और हमारे परिवार की बेइज्जती करवाने की जरूरत नहीं है। माँ जी, त्योहार पर मोमोज बनाने से घर वालों की बेइज्जती कैसे होगी? वो तो खाने में इतनी अच्छी चीज है ना। बहू, त्योहार का समय है। आस पड़ोस वाले, नात रिश्तेदार सब एक दूसरे के घर आते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उस समय अगर खाने में सिर्फ मोमोज मिलेगा तो वो मजाक तो उड़ाएंगे ही ना, कि लगता है कि इनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी तो त्योहार वाले दिन भी सिर्फ मोमोज बनाकर बैठ जाते हैं। इतना कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। राखी अपनी सास की बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है। तब उसका पति कार्तिक वहाँ आता है। मैंने तुम्हारी और माँ की सारी बातें सुन ली है। तुम्हें माँ की बातों को सुनकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे परेशान ना हो कार्तिक जी? माँ जी को कुछ और पसंद है, मेरी पसंद कुछ और है। एक काम करो, तुम माँ की पसंद का ध्यान रखो और मैं तुम्हारी पसंद का ध्यान रखता हूँ। तुमको त्योहार पे मोमोज खाना अच्छा लगता है ना, तो मैं तुम्हारे लिए मोमोज ले आया करूंगा और तुम मेरी माँ को उनकी पसंद की चीजें बना के खिला दिया करना। इससे वो भी खुश और तुम भी खुश। अपने पति की बात सुनकर राखी बहुत खुश हो जाती है और रसोई में जाकर अपनी सास की पसंद की खाने की सभी पकवान बना देती है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक राखी के लिए मोमोज ले आता है और इस तरह से त्योहार पर मोमोज खाने वाली राखी त्योहार पर अपने मोमोज पाकर खुश हो जाती है और उसकी सास खाने के अनोखे पकवानों को देखकर खुश हो जाती है। गीता और मिता दोनों जुड़वा बहनें थी। दोनों मिलकर एक परचून की दुकान चलाती थी। कहने को तो दोनों जुड़वा थी, लेकिन स्वभाव में दोनों में बहुत अंतर था। जहाँ एक तरफ बड़ी बहन गीता स्वभाव में शांत और समझदार थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन मीता स्वभाव में गुस्से वाली थी, जिसके चलते कई बार दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय दोनों दुकान पर बैठी थी। तभी उनकी पड़ोसन अनीता आकर कहती है, आज तुम दोनों ने बड़ी जल्दी दुकान खोल दी। मुझे लगा था आज 12 बजे से पहले चाय नसीब नहीं होगी। वो क्या है ना आंटी जी, मुझे पता था आप आने वाली है, इसलिए खोल दी। तू ये क्या बोले जा रही है? आप चुप रहो, इनसे तो मुझे ही बात करने दो। हाँ आंटी जी, आप बताइए क्या कह रही थी? कुछ नहीं बेटी, बस मुझे 1 किलो चीनी चाहिए थी। हाँ आंटी जी, अभी लेकर आती हूँ। क्या आंटी जी, अभी लाती हूँ? लाओगी तब ना जब चीनी होगी दुकान में। ये तू क्या कह रही है? अभी तो कुछ दिन पहले मैंने दुकान का सारा राशन भरवाया था। तो क्या मैंने रात ही रात सारी चीनी खा ली? मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, तुम हर बात पर गुस्सा मत किया करो। अरे बस करो तुम दोनों, जुड़वा क्या हो गई? जब देखो लड़ती ही रहती हो आपस में। ऐसे तुम दोनों अपनी दुकान कैसे चलाओगी? आपसे पूछा किसी ने?
कितनी बदतमीज लड़की है। मैं तो बस समझा रही थी, लेकिन तुम दोनों के बीच में तो बोलना ही बेकार है। केवल कहने को जुड़वाओ बस। रुकिए आंटी जी, आप ऐसे मत जाइए सुबह सुबह, मैं देखती हूँ। रहने दे बेटी, अब मुझे नहीं चाहिए, मैं दूसरी दुकान से ले लूंगी। तुम दोनों सिर्फ कहने के लिए जुड़वाओ, बाकी स्वभाव में बहुत अंतर है दोनों के। कुछ समझा अपनी बहन को। हाँ जाओ ना, किसने रोका है आपको? हाँ हाँ जा रही हूँ। अनीता इतना कहकर गुस्से में बिना सामान लिए वहाँ से चली जाती है। तभी गीता मीता से कहती है, मीता, ये क्या तरीका है ग्राहक से बात करने का? अगर तेरा स्वभाव ऐसा ही रहा तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? सब चलेगी, इसलिए मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको भी मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हम दोनों का काम और दुकान भले ही एक है, लेकिन हमारा दुकान चलाने का समय दोनों का अलग है। हाँ जानती हूँ, लेकिन अगर हमारी दुकान में घाटा होगा तो नुकसान तो दोनों का होगा। अब तू ही बता, सुबह सुबह अनीता आंटी को ऐसे बिना सामान दिए भेजकर किसका घाटा हुआ? उनको तो दूसरी दुकान से सामान मिल जाएगा, लेकिन उनके सामान से मिलने वाले पैसे क्या हमें वापस मिलेंगे? हाँ आपकी बात सही है, लेकिन मुझे वो अनीता आंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं क्या करूँ, मुझे उनको देख के ही गुस्सा आता है। लेकिन ये सारी चीनी गायब कहाँ हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। वैसे ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शाम के समय तो आप ही रहती है दुकान पर। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, शायद मैं ही भूल गई होंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम दुकान का अच्छे से ध्यान रखना और झगड़ा मत करना किसी से, शांति से काम करना। गीता इतना कहकर दुकान से चली जाती है। तभी मीता का बॉयफ्रेंड उज्जवल वहाँ आता है, जिसे देखकर मीता कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से जाओ, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया ना तो सीधे मेरे माँ के पास बात पहुँच जाएगी। यार तुम कितना डरती हो अपनी माँ से। अब प्यार किया तो डरना क्या? अगर तुम्हारी माँ आ भी गई तो क्या हुआ? मैं उनसे बोल दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। अच्छा जी, और अगर उन्होंने पूछा कि लड़का क्या करता है तो तुम क्या कहोगे? यही कि सासू माँ, मेरे पास रहने की जगह नहीं है और आपकी दुकान में चोरों की तरह सोता हूँ। अरे तुम मेरा मजाक बना रही हो? आज मेरे पास पैसे नहीं है, रहने को घर नहीं है, तो मुझसे ऐसे बोलोगी? अरे तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या दुकान को खुली छोड़कर सोते हो? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि कल हमारी दुकान से चीनी का कट्टा चोरी हो गया है और रात में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं रहता दुकान में। अच्छा, तो मैं तुम्हें चोर दिखाई देता हूँ क्या? नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। उज्जवल और मीता आपस में बातें कर रहे थे। तभी दुकान की तरफ आ रही गीता की नजर उन दोनों पर जाती है और जब तक वो दोनों के पास पहुंचती, उज्जवल वहां से चला जाता है और तभी गीता कहती है, वो लड़का कौन था जिससे तू बात कर रही थी? अब ग्राहक भी क्या अपना नाम बता कर आएगा? ग्राहक होता तो सामान लेकर जाता, लेकिन मैंने तो उसके हाथ खाली देखे। क्या बात है, आपको इतनी दूर से दिख गया कि वो सामान लेकर गया या खाली हाथ? हाँ दिख गया। तू दुकान पर काम करने आती है या लोगों से बात करने? ज्यादा लोगों से बात मत किया कर, पता चले दुकान पर ही हाथ साफ करके चले जाए। मैं आपको पागल दिखाई देती हूँ क्या, जो कोई भी आकर मेरी दुकान पर हाथ साफ करके जाएगा? ये मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि तुझे अपने गुस्से के आगे सही गलत कुछ नहीं दिखाई देता, इसलिए बोला। हाँ ठीक है, आपको जो भी लगे। अब आप बैठो दुकान पर, मैं चलती हूँ, वैसे भी बहुत थक गई हूँ। मीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और गीता अपनी दुकान के हिसाब किताब में लग जाती है। तभी वहाँ एक औरत आकर कहती है, बेटी मुझे 10 किलो चावल और 5 किलो आटा दे दो। हाँ आंटी जी आप रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। और कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही सामान दे देना। मैं तो बहुत दूर से आई हूँ, सुना है तेरी दुकान का सामान बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए। बहुत धन्यवाद आंटी जी हमारी दुकान की इतनी तारीफ करने के लिए। आप आज पहली बार आई है मेरी दुकान पर? हाँ बेटी, मैं आज पहली बार आई हूँ तेरी दुकान पर। ठीक है आंटी जी, आप रुकिए, मैं अभी आपका सामान लेकर आती हूँ। गीता इतना कहकर सामान लेने के लिए दुकान के अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि चावल की 2 कट्टों में से एक कट्टा गायब है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होती है। और उस समय तो वो उस औरत को सामान देकर भेज देती है, लेकिन बाद में वो अपनी दुकान में बैठकर सोचने लगती है, ये सब दुकान में चल क्या रहा है? हमेशा दुकान के राशन में से मोटा मोटा सामान ही क्यों गायब होता है? पहले चीनी का कट्टा, फिर आज चावल का कट्टा। मीता अपने दुकान से खुद चोरी तो नहीं करेगी, जरूर कोई बात है, मुझे पता लगाना पड़ेगा कि कहीं कोई हमारे पीछे दुकान में तो नहीं आता। गीता इतना सोचकर फिर से अपनी दुकान के हिसाब किताब में लग जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन गीता सुबह के समय मीता के उठने से पहले ही अपनी दुकान के लिए निकल जाती है, जहाँ पहुंचकर वो जैसे ही अपनी दुकान का ताला खोलने के लिए चाबी निकालती है,
तभी वो देखती है कि दुकान का ताला पहले से खुला है और जब वो अंदर जाकर देखती है तो उज्जवल उसकी दुकान का कुछ सामान एक थैले में पैक कर रहा था, जिसे देखकर वो कहती है, तुम कौन हो और तुम मेरी दुकान में क्या कर रहे हो? अंदर कैसे आए तुम? अच्छा, अब तुम मुझे ही भूल गई? अरे सुबह सुबह भांग पीकर आई हो क्या? मैं भूल गई? अरे मैं तुम्हें जानती कब थी जो भूलूंगी। मेरे दुकान का सामान वापस करो वरना मैं शोर मचा दूंगी। तुम शोर मचाओगी? मचाओ मचाओ, नहीं दूंगा तुम्हारा सामान वापस। क्या करोगी तुम? अब समझ में आया, तुम ही मेरी दुकान का सामान चुरा रहे थे। हाँ, मैंने ही सारा सामान चुराया था तुम्हारा, ताकि मैं भी दुकान खोल सकूं और पैसे कमा सकूं, इसलिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बना। तू मेरी दुकान से चोरी करेगा? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। गीता इतना कहकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भी आंखें खुल जाती है और तभी सभी लोग दुकान के अंदर आते हैं और उज्जवल को सामान के साथ देखकर उसकी बहुत धुलाई करते हैं और वहाँ से अपनी वो जान बचाकर भाग जाता है। जिसके बाद गीता घर लौटकर अपनी जुड़वा बहन को उसके बॉयफ्रेंड की सारी बातें बताते हुए कहती है, आज तेरी वजह से हमारी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाती अगर समय से मैं नहीं पहुंचती तो। वैसे तू किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती है और उसके ऊपर इतना भरोसा कर लिया कि दुकान की चाबी भी दे दी। मुझे माफ कर दो, मुझे आपको पहले ही सब बता देना चाहिए था। मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। मीता के माफी मांगने पर गीता उसे माफ करती है, जिसके बाद दोनों जुड़वा बहनें अपनी परचून की दुकान को बिना लड़ाई झगड़े किए प्यार से मिलकर संभालना शुरू करती है। सरिता अपनी बहू खुशबू के साथ बैठकर चाय पी रही थी। तभी उनके घर उसकी पड़ोसन सुगंधा आती है, जो दोनों सास बहू को साथ में चाय पीते देखकर बोलती है, अरे वाह, दोनों सास बहू साथ बैठकर चाय पी रही हैं। सही वक्त पर आई हूँ मैं। हे भगवान, सुबह सुबह आ गई ये सुगंधा दुर्गंध फैलाने के लिए। अरे सुगंधा आंटी, आइए आइए बैठिए, मैं आपके लिए भी चाय लेकर आती हूँ। अरे बहू रहने दे, मुझे नहीं पीनी। खाली पेट चाय पीऊंगी तो मुझे कब्जी हो जाएगी। वैसे भी हो ही रखी होगी तुझे। क्या बोली सरिता? अरे खुल के बोल, तेरी आवाज तो मेरे कानों के पर्दे भी नहीं हिला पाई। अच्छा बहू, चाय ला रही है तो कुछ खाने को ले आइयो साथ में, ताकि खाली पेट मुझे कब्ज ना हो। ठीक है आंटी, आप बैठो, मैं अभी लाई। अरे बहू क्यों ला रही है? ये यही का खाकर यही छोड़ जाएगी अपना जहरीला पाद। हाय राम, कैसी पदोड़न पड़ोसन दी है हमें। खुशबू रसोई में चली जाती है, जिसके बाद शुरू होता है असली खेल। सुगंधा आते ही धीमे से एक बेहद ही बदबूदार पाद मारती है, जिसके बाद उसकी दुर्गंध जैसे ही सरिता की नाक तक आती है, वो चिल्लाते हुए बोलती है, हाय रे मार डाला। बहू ओ बहू, रूम फ्रेशनर ला जल्दी। अरे सरिता, क्या हुआ? अचानक से कौन सा दौरा पड़ गया तुझे? इतनी भयंकर बदबू छोड़ने के बाद कहती है कौन सा दौरा पड़ा है। हे भगवान, इस चलते फिरते गटर को हमारे घर से निकालो। अरे बोल भी ले कुछ। अच्छा खैर मत बोल, मैं जा रही हूँ। वो मुझे कुछ काम याद आ गया। बहू को बोल दियो चाय किसी और दिन पीऊंगी। इतना बोलकर सुगंधा वहाँ से चली जाती है, जिसके कुछ देर बाद वहाँ खुशबू आती है और अपनी सास को ऐसे अधमरी हालत में देखकर कहती है, माँ जी ये क्या हुआ? आप ऐसे बेहोश होने वाली हालत में क्यों पड़ी है? बहू पहले जाकर रूम फ्रेशनर ला और यहाँ छिड़क, वरना तेरी ये सास अपनी आखिरी सांस लेकर स्वर्ग से धार जाएगी। अपनी सास की ये हालत देखकर खुशबू जल्दी से रूम फ्रेशनर लाती है और हॉल में छिड़क देती है, जिसके बाद जाकर सरिता को चैन आता है और वो अपनी बहू से कहती है, बहू ये हमारी पड़ोसन सुगंधा जब भी घर में आए तो इसे कुछ खाने पीने के लिए मत पूछा कर। अरे ये एक नंबर की पदोड़न है और ये कोई ऐसा वैसा पाद नहीं मारती, एकदम भयंकर वाला पाद मारती है जिससे किसी भी इंसान की सांसें रुक जाएं। लग तो रहा है माँ जी आप सच कह रही है, क्योंकि मैं जब चाय लेकर आई थी तब बहुत गंदी बदबू आ रही थी हॉल में से। हाँ, और अब इस चाय को ले जाकर फेंक दे। कौन पिएगा इस जहर को? उसके पाद के बदबू से ये चाय भी खराब हो गई होगी। इतना बोलकर सरिता अपने कमरे में चली जाती है और खुशबू भी चाय के कप ले जाकर उन्हें फेंक देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। तभी एक शाम जब दोनों सास बहू मार्केट जाने के लिए निकलती हैं, तो उन्हें देख सुगंधा उनको रोकते हुए कहती है, अरे सरिता बहन कहाँ जा रही हो? मार्केट? हाँ बदबू की दुकान,
मेरा मतलब सुगंधा बहन। अच्छा अब हम लेट हो रहे हैं, चलते हैं। रुको रुको, मुझे भी मार्केट ही जाना है, मैं चलती हूँ साथ में। ये सुनकर सरिता धीरे से अपनी बहू के कान में बोलती है। बहू, जा जाकर घर में से हमारे मास्क ले आ, क्योंकि ये साथ जाएगी तो बदबू तो फैलाएगी ही, इसलिए जरा सेफ्टी के साथ चलते हैं। और जरा ना मास्क में थोड़ा परफ्यूम छिड़क लाइयो। ठीक है माँ जी। खुशबू जल्दी से अपने और अपनी सास के लिए मास्क ले आती है और दोनों सास बहू मास्क लगाकर सुगंधा के साथ मार्केट जाने लगते हैं। तभी सुगंधा उनके मास्क को देखकर बोलती है, अरे तुम दोनों ने मास्क क्यों लगाया है? मुझे भी बता देती। नया वायरस आया है क्या कोई जिससे बचने के लिए मास्क लगाया है? हाँ, एक पड़ोसन वायरस आया है, उससे बचने के लिए लगाया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुमको कुछ नहीं होगा उस वायरस से। अब चलो मार्केट। हाँ ये तो है, क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। काश आंटी डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होता। बातें करते करते तीनों मार्केट पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते ही भीड़ देखकर सुगंधा अपना काम चालू कर देती है और एक एक करके 3-4 धमाकेदार बात छोड़ती है, जिसकी बदबू साथ में चल रही खुशबू और सरिता तक पहुंचती है। तो वो अपने अपने मास्क उतारकर जोर जोर से खांसने लगती हैं। ये देखकर सुगंधा कहती है, क्या हुआ तुम दोनों को? अरे कोई पानी दो इन्हें। रहने दे, दूर रह। अरे बहू चल, जिंदा रहे तो दोबारा मार्केट आ जाएंगे। वैसे भी आज की सब्जियां खाने लायक नहीं बची होंगी यहाँ। हाँ जी माँ जी, चलो जल्दी। दोनों सास बहू सुगंधा को मार्केट में छोड़कर घर भाग जाती हैं। ये देखकर सुगंधा कहती है, बताओ, पता नहीं इनको क्या हो जाता है। खैर मैं सब्जियां ले लूं, अब बार बार तो आया नहीं जाता बाजार में। सुगंधा मार्केट में सब्जियां लेते हुए वहाँ बेचारे सब्जी वाले पर अपने पात की बदबूदार दुर्गंध से अत्याचार करती रहती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। सरिता रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी मोहल्ले की औरतों के साथ पार्क में योगा किया करती थी। एक सुबह वहाँ सुगंधा भी अपना मैट लेकर आती है और सरिता के बगल में बैठकर उससे कहती है, सरिता बहन, आज से मैंने भी योगा शुरू कर दिया है। मेरे पति ने कहा है योगा करना सेहत के लिए अच्छा होता है। अब ये हमारा योगा करना भी दुर्बल करने आई है। अरे अगर ये साथ में योगा करेगी तो योगा से सेहत नहीं बनेगी बल्कि बिगड़ेगी। बेचारी सरिता बिना कुछ बोले अपना योगा करने में बिजी हो जाती है। तभी एक योगासन करते हुए सुगंधा एक जोरदार आवाज के साथ बदबूदार पात मारती है, जिसके बाद वहाँ मौजूद पड़ोसनों में से एक निर्मला नाम की पड़ोसन बोलती है, अरे ये कौन है जो पार्क के शुद्ध वातावरण को बदबूदार बना रहा है? ये बदबू इस तरफ से आ रही है जहाँ सुगंधा और सरिता खड़ी हैं। अरे आप लोग तो मुझे जानते हैं, रोज ही आती हूँ यहाँ। आज से पहले कभी मैंने ऐसा किया? ये सुगंधा बहन के काम है। इन्होंने ही आज आते ही हमारे योगा के वातावरण को गंदा कर दिया है। अरे सरिता बहन, क्या कह रही हो? मेरा नाम भी सुगंधा है, तो मैं बदबू कैसे फैला सकती हूँ? अरे वैसे पाद मारना कोई बुरी बात तो नहीं है, तो इसको छुपाओ मत। अब आपने मारा है तो मारा है, इसमें छुपाने की क्या ही बात है। वैसे मेरे पास एक चूरन है, मेरी माँ ने बना कर दिया था। उसको खाने से आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा। उसकी जरूरत आपको है, मुझे नहीं। सुगंधा की बात सुनकर सभी सरिता पर शक करने लगते हैं। ये देखकर सरिता को गुस्सा आ जाता है और वो अपना मैट लेकर वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपना मैट फेंकते हुए बोलती है, आज तो हद ही हो गई। इस सुगंधा ने सबके सामने आज अपना पाद मारने वाला काम मेरे मत्थे मर दिया। इतने में वहाँ खुशबू आती है और अपनी सास को गुस्से में देखकर कहती है, माँ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आप तो योगा करने गई थी, वहाँ से इतने गुस्से में आने का क्या कारण है? बहू, मुझे आजकल गुस्सा बस अपनी पदोड़न पड़ोसन की वजह से आता है। आज योगा करने आ गई और वहाँ भी अपने बदबूदार गैस के गोले फेंकने के बाद उसका नाम मेरे ऊपर लगा दिया। अब तो बर्दाश्त से बाहर हो रही है ये औरत। सही कहा माँ जी, मैं तो कहती हूँ एक बार उनके मुँह पर ही बोल दो कि वो अपनी इस आदत को दूसरे पर न डाले और हाँ, इस बीमारी का इलाज करे, वरना हमारे घर पर आने की जरूरत नहीं है। सही कहा, आज शाम को इसको एक चूरन का डब्बा देते हुए कहती हूँ। शाम के समय सरिता एक चूरन का डब्बा लेकर सुगंधा के घर जाती है और दरवाजे से ही उसे भयंकर बदबू आने लगती है, जिस पर सरिता बोलती है, अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होगा, बाहर ही बुला लेती हूँ उस पदोड़न को। अरे सुगंधा बहन,
बाहर आओ जरा। सरिता की आवाज सुनकर सुगंधा बाहर आती है, जिस पर सरिता उससे कहती है, सुगंधा बहन देखो, मुझे पता है कि तुमने ही आज सुबह। सरिता की बात खत्म होती नहीं कि सुगंधा रोते हुए कहती है, सरिता बहन माफ करना अगर मैंने तुमको कभी परेशान किया हो तो। तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन अब मैं अपने पति के साथ हमेशा के लिए इस मोहल्ले से जा रही हूँ। उनका ट्रांसफर हो गया है, इसीलिए अपना ख्याल रखना बहन। चलती हूँ, सामान बांधना है। अच्छा ठीक है बहन, अपना भी ख्याल रखना। अरे वाह, पदोड़न पड़ोसन से खुद ही छुटकारा मिल गया। चलो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सरिता को बिना कुछ किए ही अपनी पदोड़न पड़ोसन से छुटकारा मिल जाता है, जिसके बाद उसको कभी उस भयंकर बदबू का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।